नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हम देवभूमि की दंगल में बात करने वाले हैं सब पर भारी महिला दावेदारी। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक भले ही हर युद्ध में योद्धा के रूप में महिलाएं खड़ी रही हों, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया है कि 21 सालों में प्रदेश को 11 मुख्यमंत्री मिले, लेकिन उनमें से एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली। महिलाओं के मुद्दों पर सियासत का खेल खेलने में माहिर राजनीतिक दल राजनीति में उनकी भागीदारी पर मौन हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान चलाने वाली कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी अपने हक के लिए लड़ती नजर आ रही हैं। आर्थिक रूप से महिलाओं को गारंटी देने वाली आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के टिकट के मामले में खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर ही है। इसी को लेकर आज सब पर भारी महिला दावेदारी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। महिलाओं ने देश की आजादी से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक, शराबबंदी से लेकर पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन तक तमाम आंदोलनों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कदम बढ़ाए हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को तरजीह नहीं मिल पाई। मैं इस समय वहाँ की सबसे प्रबल दावेदार हूँ। मैंने अपनी 1 साल की विधायकी दांव पे लगाई, कुर्बानी दी है। अपना 30 साल का 35 साल का राजनीतिक विचारधारा छोड़ के इस विचारधारा में आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। इस समय मैं बहुत जो है वहाँ पर जनता चाहती है, मेरे साथ सद्भावनाएं भी है। आप लोग जानते हैं कि मैं कैंसर से भी ग्रसित रही और फिर से मुझे नया जीवन मिला है और जनता चाह रही है कि मैं फिर से वहाँ पर आऊँ और सर्वे रिपोर्ट भी कह रही है और एक जो बहुत दूर दराज का आदमी है और मैंने पिछले 6 महीने में बहुत सारे काम भी किए हैं। उत्तराखंड में पिछले 4 चुनाव में 70 सीटों पर महिला विधायकों का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंच पाया। उत्तराखंड में महिलाओं के अस्तित्व के ऐतिहासिक परिदृश्य पर नजर डालें तो उत्तराखंड के गठन के बाद 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कुल 927 प्रत्याशियों में से 72 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें 4 महिलाएं ही जीतकर विधानसभा पहुंची। देखिए, हम इस संबंध में तो शीर्ष नेतृत्व का है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको नहीं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय महासचिव हमारी प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे कि यूपी में हमारी अभी महिलाओं को 50 टिकट, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, 40% का जो एक फॉर्मूला वहां दिया गया, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और मैं चाहूंगी कि उत्तराखंड में भी हमारी 40% नहीं तो 20% महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेस से इंदिरा हृदय और भाजपा से विजय बर्थवार, आशा देवी विधायक जैसे नाम शामिल हैं। साल 2007 के चुनाव में 70 सीटों पर कुल 729 प्रत्याशियों में से 56 महिलाएं चुनाव में रणभूमि में उतरी थीं, जिनमें भाजपा से वीना मेहराना, आशा देवी, कांग्रेस से अमृता रावत ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा हृदय चुनाव हार गई थी। वहीं साल 2012 के चुनाव में कुल 788 प्रत्याशियों में 63 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत 5 को ही हासिल हुई। अपनी भाजपा सरकार की बात करती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इस समय जो हमारा नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रदेश के नेतृत्व है, निश्चित रूप से वो महिलाओं की भागीदारी इसमें अहम भूमिका होगी और 40% की जो बात चल रही है उसमें भी महिलाओं को काफी आगे आने का मौका मिलेगा। और अभी पिछली बार भी आपने देखा कि 5 विधायक हमारी जो महिला उनको उतारा गया था। तो इस समय पूरी उम्मीद है सरकार से भी और अपनी संगठन से, अपने प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व से कि महिलाओं की अहम भूमिका होगी। प्रदेश में भले ही महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो, लेकिन महिलाएं आज भी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही 125 सीटों में से 50 टिकट महिलाओं को कांग्रेस महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस अभियान की गूंज उत्तराखंड तक नहीं पहुंच पाई है। आम आदमी पार्टी ने भी इक्का दुक्का महिलाओं को टिकट देकर महज नाम की महिलाओं की भागीदारी दर्शाई है।
महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी मिलना बहुत आवश्यक है और बल्कि इसमें तो हम कहते हैं कि 33 महिलाओं का जो आरक्षण का जो विधेयक हमारी लोकसभा में पड़ा है उसको भी माननीय मोदी जी को पारित करना चाहिए। और मैं सभी पार्टियों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उचित मार्गदर्शन दें, उचित सम्मान दें और टिकटों में भी उचित भागीदारी दें। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करती हूँ तो ये हमारा पहला विधानसभा चुनाव है और यहाँ पर भी अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 महिला उम्मीदवारों को हम लोग टिकट ऑलरेडी दे चुके हैं और आने वाली लिस्ट में भी मुझे उम्मीद है कि कुछ और महिला उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। और खासतौर पे मैं महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में आना चाहिए, तभी हम इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में महिलाओं की भागीदारी को लेकर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन चलाया जा रहा है, टिकटों में भी 40% से अधिक की हिस्सेदारी की बात की गई है। लेकिन उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के साथ ही साथ तमाम अन्य पार्टियों में महिलाओं की दावेदारी ठीक तरह से उत्तराखंड में नजर नहीं आती। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नरेंद्र जी, जिस तरह से महिलाओं की बात कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर कहा जाता है कि उत्तराखंड का जिम्मा ज्यादातर महिलाओं के ऊपर रहता है। महिलाएं मेहनती होती हैं। उत्तराखंड की देवभूमि की महिलाएं लगातार बढ़ चढ़कर हर काम में अपना हाथ बटाते हुए नजर आती हैं और अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो नगण्य नजर आता है। क्या लगता है आपको? प्रियंका जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की तस्वीर कुछ ऐसी है कि उत्तराखंड में महिलाओं की जो भागीदारी है वो देखा जाए तो रीढ़ है उत्तराखंड में। वैसे तो हमारे समाज की रीढ़ हैं महिलाएं, लेकिन उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड आंदोलन से लेकर और उत्तराखंड को संवारने सजाने तक महिलाओं का एक अहम योगदान रहा है। और महिलाओं का देखा जाए तो जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में मतलब वहां को उनको जो उनकी दिनचर्या है, जो पूरे दिन की उनकी वो रहती है स्थिति रहती है, पहले घास काट के लेके आना, फिर अपना घर को संवारना, फिर ये देखना कि कैसे बच्चों को जंगली जानवरों से बचाना है। बहुत ही ऐसी भयावह स्थिति में है पूरा का पूरा जो वातावरण होता है। तो उन स्थितियों में महिला जो है उत्तराखंड की, उसका एक बहुत अहम रोल है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ प्रियंका, तो उस समय किसी भी दल ने महिलाओं को उस स्तर पर तवज्जो देने की नहीं सोची जो मिलनी चाहिए थी। कायदे से 33% आरक्षण की जो बात है, 33% के हिसाब से कम 20 महिला विधायकों के लिए आरक्षित किए जानी चाहिए थी सीटें, जो कि नहीं की गई। और यह दर्शाता है कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो राजनीतिक दल कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, स्थान देंगे और उनको आरक्षण में हम प्राथमिकता देंगे, तो वो कहीं धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आता। जब बात आती है तो पहली विधानसभा में देखें तो 4 महिला विधायक और दूसरी में भी इस तरीके से 4, तीसरे में 5 थी, तो वो भी अपने बूते पर लड़कर वो आई हैं। कहीं कोई सीट आरक्षित नहीं की गई महिलाओं के लिए। अगर यहाँ के विकास के लिए सोचना है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, तो ये सरकारों को इस प्रकार सोचना पड़ेगा कि अगर महिलाओं को बागडोर नहीं सौंपेंगे फ्रंट रनर रेस पे, तो महिलाओं के उत्थान की बात बेमानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका कि जो महिलाओं का जो योगदान रहता है जी, आमूमन बिल्कुल एक बेबाकी से मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार के अगर तुलना में देखा जाए तो महिलाओं का नगण्य स्थान रहता है। महिलाओं में भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम है, शून्य के बराबर है। तो अगर हमें प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और एक स्वच्छ प्रशासन देना है और प्रदेश को एक हमने पारदर्शी सरकार देनी है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की जो भागीदारी होगी उससे प्रदेश की तस्वीर ही बदल जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। 21वीं सदी है, वैसे भी महिलाओं की जब बात हो रही है तो ये काफी पहले ही काफी देर हो चुकी है। अभी यदि महिलाओं की भागीदारी राजनीति से लेकर तमाम इन जगहों पर नहीं बढ़ी तो महिलाओं की सुरक्षा की यदि हम बात करते हैं, महिलाओं को आगे एंटरप्रेन्योर के रूप में बढ़ाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे जरूर रह जाएगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से
प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा किरण रावत, कार्यकारी जिलाध्यक्ष यूकेडी से भी हमारे साथ जुड़ चुकी। उमा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आम आदमी पार्टी की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने की जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी तरफ रिझाने का पूरा प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके साथ ही साथ यदि टिकटों में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही होती तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी महिलाओं की हितैषी होने की बात कह रही है उसको आप सिद्ध भी कर सकते थे उसके माध्यम से? बात से सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत प्रयासरत है, और जब पे पर महीने की जो घोषणा केजरीवाल जी ने की है वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक नए तरह की राजनीति का मतलब आगाज हुआ है। आप ये देखिए, जो हमारी एक बड़ी महिला आबादी है, जो पिछले मतलब जो घरेलू भी है, खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड में बात आबादी जो है हमारी और मनियोडर अर्थव्यवस्था जो है वो उत्तराखंड में हावी है, मनियोडर अर्थव्यवस्था। तो ऐसे में महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने सोचा, तो हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि महिलाएं भी इस बात को समझेंगी कि उनके भाई की तरफ से उनको एक सम्मान स्वरूप 1000 रुपए की भेंट हम मतलब आम आदमी पार्टी देगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, आपके दूसरे प्रश्न पर भी मैं आऊंगी कि महिलाओं को टिकट में भागीदारी आम आदमी पार्टी की कितनी है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव में सामने है। ऐसे में हम लोग उन कैंडिडेट्स के ऊपर अपना पूरा फोकस किए हुए हैं जो हमें लगता है कि अच्छा वोट लेकर जाएंगे, और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अभी हमने जो लिस्ट जो जारी की है उसमें हमने 6-7 महिलाओं को ऑलरेडी हम लोग टिकट दे चुके हैं, और जो दूसरी लिस्ट हमारी आने वाली है उसमें भी महिलाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बड़ी समस्या, क्योंकि देखिए मैं खुद महिला हूँ और मैं आपको और अच्छे से महसूस कर सकती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि महिलाएं जो है वो राजनीति में कम मतलब आती हैं। ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, बहुत ज्यादा आना चाहिए। जिस तरीके से पुरुष राजनीति में है उतने उस परसेंटेज को अगर मैं देखूं तो महिलाएं राजनीति में जो है उमा जी, जिस तरह से आपका कहना है बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर यही है कि आप किसी भी क्षेत्र में यदि कम महिलाओं को देखेंगी तो दूसरी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी कम होती है। यदि कहीं ना कहीं आप उस संख्या को बढ़ाना शुरू करेंगे तो उनसे इंस्पायर होकर और तमाम लोग आगे बढ़ने के लिए जरूर आगे आएंगे। किरण रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, यूकेडी से है। जी किरण जी, क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी से उमा जी जिस तरह से कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए सोच रही है, लेकिन अभी तक 6-7 महिलाओं को टिकट दिया है, आगे के लिए उनका कहना है कि कहीं ना कहीं महिलाएं कम आना चाहती हैं, क्या आपको लगता है कि आज 21वीं सदी में महिलाएं कम आना चाहती हैं या उन्हें मौका नहीं दिया जाता? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगी जो भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये बात जो हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी ने जो रखी है कि पार्टी में जो है उनकी पार्टी ने अभी तक 6-7 महिलाओं के टिकट की घोषणा की है और महिलाएं जो है राजनीति में इस वक्त कम आना चाहती हैं, इस बात को मैं एक सिरे से नकारती हूँ, क्योंकि 21वीं सदी में आज महिलाएं जो है कहाँ नहीं पहुंच गई हैं। तो राजनीति में तो महिलाओं का हस्तक्षेप जो है पुरुषों के बराबर ही होना चाहिए। और यहाँ तक मैं अगर अब हमारी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल की बात करती हूँ तो पहली सूची में हमारी पार्टी ने 2 महिलाओं के टिकट घोषित किए थे और दूसरी सूची में भी जो है 3 या 4 महिलाओं के टिकट घोषित हो जाएंगे और टोटल ओवरऑल जो है 40% सीट्स पर हमारे इस बार हम महिलाओं को लड़ाएंगे। और इसमें मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि सन 2008 में राज्यसभा ने जो है एक स्थायी समिति के आगे एक बिल पेश किया था जिसमें कि उन्होंने एक महिला आरक्षण विधेयक जिसे कहा गया वो पेश किया था और उसके बाद 2010 में उसको सदन में रखा गया था और 15वीं जो हमारी लोकसभा है जहां पर उसको जो है उन्होंने लैप्स कर दिया था। उस विधेयक के अनुसार हमारी संसद में और हमारे जो निचले विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी कुल सीटों का 33% मांगा गया था और जो ये अगर हो जाता उस वक्त, आज 11 साल हो गए, 11 साल बाद भी उस आरक्षण विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस बात से मुझे बहुत दुख होता है कि आज महिलाएं जहां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों से कहीं कम नहीं है। अगर महिलाओं की सोच देखी जाए, सहनशीलता देखी जाए तो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। तो राजनीति में महिलाएं क्यों नहीं आ सकती? जी बिल्कुल। अगर महिला सशक्तिकरण पे बात की जाए
तो राजनीति में जब महिलाएं पुरुषों के बराबर भागीदारी करने लगेंगी तो अपने आप जो है सारा तंत्र जो है सुधर जाएगा। मैं तो इसमें जी बिल्कुल, किरण जी आपका ठीक कह रहा है, 33% का यदि आरक्षण हो जाता तो ये बहुत ही बेहतर बात थी, लेकिन राज्यों में आपके पास मौका है। आप कोशिश जिस तरह से कह रही हैं कि अभी आपने 2 और 3 लोगों को दिया है, आप चाहें तो टिकटों की संख्या बढ़ा सकते हैं, अभी भी सोचा जा सकता है। जिस तरह से प्रियंका गांधी का कहना है कि उन्होंने महिलाओं की तरफ जब ध्यान दिलाया है तब लोग अब महिलाओं के बारे में सोचने लगे हैं। नरेंद्र जी आपके पास आएंगे, कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं की बारे में बात करना शुरू किया है, तब से महिलाओं को लेकर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है और महिलाओं की जो राजनीति में हिस्सेदारी है उस पर तमाम दलों के द्वारा सोचा जा रहा है, या ये कोई नई बात नहीं है? ठीक हूँ दादा, देहरादून में हूँ। हाँ जी नरेंद्र जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर ले। हेलो जी जी प्रिया जी बिल्कुल, आप जवाब दें, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। जी मेरा ये मानना है कि जो इस समय कांग्रेस जिस तरीके की बात कर रही है और आरक्षण की, या प्रियंका गांधी ने जो बात की है, कांग्रेस इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसको अस्तित्व के लिए और जो सत्ता में आने के लिए उनको नवीनतम फॉर्मूले अपनाने पड़ रहे हैं। और ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि जो उनको लगता है कि शायद उनका जो मेल फ्रंट पर जो उनकी कमजोरी है, तो उन्होंने बागडोर महिला के हाथ में सौंपी है और वो कह रही है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो ये नारा देकर उन्होंने मतदाताओं को या युवा पीढ़ी में महिलाओं को रिझाने की जो कोशिश की है, शायद उनको लगता है कि इसमें कोई कामयाबी मिल पाएगी। और ठीक है, उनके अपने पार्टी स्तर के तरीके से जो उन्होंने अपनी फॉर्मूला अपनाया है वो ठीक हो भी सकता है। लेकिन प्रियंका, मेरा ये मानना है, जो भी जैसे अभी किरण जी और उमा जी ने जिस समय जैसे संवाद कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि आरक्षण जो है महिलाओं के लिए किसी सीट पर आरक्षण कर देना, उससे समाधान नहीं है महिलाओं को आगे बढ़ाने का। आप पूरी असेंबली में आप आरक्षण कीजिए। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने एक सीट को फिक्स कर दिया तो उससे भी एक नकारात्मक ऊर्जा जाती है कि आप यहाँ पे केवल महिला ही रिप्रेजेंट करेंगी, तो वो पुरुषों के लिए या वहां के विकास के लिए फिर वो एक उसी नजरिए से देखा जाएगा। जी बिल्कुल, आप वहां पर भी कहीं ना कहीं महिला को बाधित करेंगे। यहाँ तो एक महिला ने लीड करना। जी बिल्कुल, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता पवन तोमर जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ सरिता आर्य, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से लगातार महिलाओं की भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बढ़ चढ़कर कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी की बात करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के द्वारा भी तमाम तरह के सम्मेलन किए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं की राजनीति में भागीदारी नगण्य ही नजर आती है। आज भी यदि सीटों को लेकर बातचीत की जाती है तो सीटों की संख्या ना बढ़ाई गई है, ना इसको लेकर सोचा जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा महिलाओं के प्रति आज उठा है, जो आज के टाइम में जरूरी भी है। यदि देखा जाए तो इन सभी पार्टियों की अपेक्षा अगर किसी ने कोई सम्मान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया है और करती आई है। महिलाओं को अभी आपने देखा होगा, महिलाओं को ठीक है, कितनी सीटें देने वाले हैं पवन जी? आगामी 2022 के चुनाव में कितने प्रतिशत सीटें देने वाले हैं आप महिलाओं को? चुनाव से पहले भी हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, जो प्रदेश में 52% के आसपास सिर्फ चुनाव राजनीति विधानसभा सीटों की बात करिए पवन जी राजनीति की बात कर रहे हैं, बाकी जगह तो महिलाएं लड़ भिड़ कर अपना हक ले ही लेती है, राजनीति की बात करिए। देखिए, हम परसेंटेज पे और सीटों को बंटवारा कर लेकर के हम विश्वास नहीं करते। जहां तक हम विश्वास करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनके मातृत्व को आगे बढ़ाना और उनके मान सम्मान की रक्षा करना। पवन जी, कार्यकर्ता की तरह वो आपके साथ काम करेंगी और सीटों के नाम पर फिर आप सीटों में विश्वास नहीं करते हैं, तो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे आप? जब वो कार्यकर्ता की तरह कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लगी रहती हैं,
तो सीटों पर जब बात आती है, पद की जब बात आती है, तो फिर आप इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों महिला पर विश्वास नहीं किया जाता कि महिला को आप टिकट देंगे तो वो सीट जिताकर आपको देगी या अच्छा काम करेंगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं पर विश्वास नहीं किया जाता। मैं कह रहा हूँ कि हम खाली बातों में विश्वास नहीं करते, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे, ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं में पहुंचाएंगे, जैसे हम करते भी आए। ठीक है, वही मैं संख्या पूछ रही हूँ, कितने प्रतिशत अभी तक जो बातचीत हो रही है उत्तराखंड में, कितने प्रतिशत देने का मन है? संख्या में कितनी सीटें देने की चर्चा चल रही है? हमारा जो मनसा है वो बिल्कुल साफ है। प्रतिशत अगर आप देखा जाए तो हम तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत महिलाओं के हिस्से में जाना चाहते हैं और दिया भी है। आपने हमारी मनसा को, पवन जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं प्रतिशत पूछ रही हूँ, या बता दीजिए या संख्या बता दीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो आप अभी ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं, चुनाव की लिस्ट जारी होगी तो हम सबको पता चल जाएगा कितना ज्यादा आपने दिया है। मैं वही आपसे जानना चाहूँ। ठीक है, ठीक है, आपके पास आती हूँ। वही कह रहा हूँ कि प्रतिशत से आगे जाकर के हम ठीक है, ठीक है, आपके पास आती हूँ। सरिता आर्या जी भी हमारे साथ बनी है। सरिता आर्या जी, कांग्रेस की यदि बात की जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर उत्तर प्रदेश में माना भी जा रहा है कि एक अलग वोट बैंक को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश, भरसक कोशिश करती हुई वो नजर आ रही हैं। लेकिन यही नारा उत्तराखंड में क्यों चरित्रार्थ होता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। आपने ये सवाल पूछा कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये हम माननीय प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने यूपी में कल एक जो लिस्ट निकली थी उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है और 40% जो मैडम ने कहा वो करके दिखाया। उनका आभार प्रकट करती हूँ। सरिता जी, उस बात का हर कोई स्वागत कर रहा है, उस बात का हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप कर रहे हैं तो उत्तराखंड को आप बिल्कुल सिरे से उसकी तरफ ध्यान भी ना दें, उसे नकार दें, ये भी तो नहीं होना चाहिए। जी, मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को देखिए कहा है कि 40% यूपी में है तो हमें 20% आप तब भी हमें यहाँ पे टिकट दीजिए, क्योंकि महिलाओं के देखिए यहाँ पर उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं की भी भागीदारी। सरिता जी, क्यों 20% पे आप समझौता कर रही है? जब उत्तर प्रदेश में 40% हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों लगता है आपको कि 40% नहीं हो सकती भागीदारी, जबकि उत्तराखंड की तो रीढ़ महिलाएं हैं? हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं महिलाएं, मैं बिल्कुल समझती हूँ मैडम, लेकिन हमारी 70 सीटें हैं। 70 सीटों में 40% देना बहुत असमंजस भी रहेगा शीर्ष नेतृत्व को। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी 20% महिलाओं को जो सक्षम हैं, जो महिलाएं, पहले मेरी 40% ही थी डिमांड, लेकिन 70 सीटों को देखते हुए मैंने कहा कि हमारी 20% महिलाओं को टिकट दिया जाए, जो हमेशा से। ठीक है सरिता आर्य जी, जो जज्बा प्रियंका गांधी दिखाती हुई नजर आती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपको सीटों के लिए भी वही लड़ाई लड़नी होगी। यदि आप लड़ाई करने के बजाय 20% पर समझौता करेंगी तो न जाने कितने साल लग जाएंगे। हमारे साथ किरण रावत भी यूकेडी से बनी हुई है। किरण जी, जिस तरह से सरिता जी कह रही हैं कि 70 में से 40% देना उत्तराखंड में मुश्किल होगा, क्या आपको लगता है कि मुश्किल होगा? क्या आपको लगता है कि जब तक हम खुद महिला होकर यदि हम खुद अपने हक के लिए लड़ेंगे ही नहीं, पहले ही समझौता करने के लिए तैयार बैठेंगे, तो सामने से आकर हमें कौन अपना हक देने के लिए तैयार बैठा है? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जब 1993 में हमारे पंचायत चुनावों में और स्थानीय नगर निगम चुनावों में महिलाओं को 33% का उनके लिए आरक्षण उन्होंने घोषित कर दिया था, और उसी को देखते हुए अभी अगर सर्वे किया जाए तो ग्राम पंचायतों में जो महिलाओं द्वारा जो कार्य किए गए हैं वहां पर सरपंच के रूप में, उसी को देखते हुए तो अब ये वर्तमान परिस्थिति में ये आवश्यक हो भी गया है कि हमारी विधानसभा में और संसद में महिलाओं की जो है बराबर भागीदारी सुनिश्चित हो। क्योंकि एक महिला का जो देखने का नजरिया है, एक पुरुष का जो देखने का नजरिया है, दोनों को अगर देखा जाए तो जब दो भिन्न भिन्न सोच के लोग आपस में सोचेंगे तो मुझे ये लगता है कि बदलाव जरूर आएगा। एक सोच और साथ में अगर दो बराबर सोच होगा तो हमारी जो ये लैंगिक विभिन्नता जो है, हमें कहीं ना कहीं इसे खत्म करना होगा। ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि महिलाएं जो है आगे राजनीतिक भागीदारी नहीं निभा सकती हैं। राजनीतिक शिक्षा की जो कमी उत्तराखंड में है, और यहाँ पर जो है महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है और एक पितृ सत्ता वहाँ पर चला आ रहा है, वंशवाद चला आ रहा है, और यहाँ पर जो घर के कामों में जो महिलाओं के साथ समान काम पुरुष नहीं करते, ये सब एक राजनीतिक उसमें शिक्षा की, राजनीतिक जो महिलाओं की भागीदारी है उसमें आड़े आते रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। नहीं कह सकती कि महिलाएं जो है आगे प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।
ठीक है। उमा जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी उमा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से लगातार हम महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब ऐसा समय आ चला है कि पार्टियों में होने के नाते आप सभी की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आप दोहरी भूमिका यहाँ पर निभाए? एक तो पार्टी के साथ रहकर पार्टी की बातों को पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाना भी जरूरी है, लेकिन महिलाओं के हक के लिए एक कदम आगे आके आपको लड़ना भी होगा, तभी शायद महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा अधिक तमाम पार्टियों में सुनिश्चित हो पाएगी। कि महिलाएं जो होती हैं वो सबसे अच्छी लीडर्स होती हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में जो एक रिसर्च निकल कर आई है कि महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं, वो बहुत अच्छी मैनेजर्स होती हैं। और जितनी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने भी संभाला है, राजनीति में भी आप हैं। तो ये कहना कि महिलाएं जो है वो राजनीति नहीं संभाल सकती, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। महिलाएं ठीक है उमा जी, आपके पास वापस आएंगे लौट के। नरेंद्र जी, जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, मेरा सवाल उमा जी से भी यही था कि दोहरी भूमिका यहाँ पर निभाने की जरूरत है। पार्टी में रहकर पार्टी के साथ सामंजस्य भी बिठाना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने हक के लिए आगे लड़ने को और तैयार भी होना चाहिए, क्योंकि यदि समझौता, जिस तरह से सरिता जी का कहना है कि 20% पर समझौता कर लेंगे, 20% कम से कम होनी चाहिए, कि आपको लगता है कि इस सोच के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं? जी प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप जवाब दें। जी 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 मैंने अभी जैसे सरिता आर्या जी को सुना। सरिता आर्या जी एक बहुत सौम्य और बहुत अपने क्षेत्र का बड़ी संजीदगी से प्रतिनिधित्व करती हैं जी। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि 40% मुश्किल है और केवल 20% आरक्षण होना चाहिए, तो मुझे उनकी बात सुनकर, उनका सुझाव सुनकर बड़ी हैरत हुई। देखिए, आप उत्तराखंड की बात लें तो उत्तराखंड में महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, महिला डीजीपी रह चुकी हैं, और यहाँ के सचिवालय में कम से कम 2 दर्जन महिला आईएएस हैं जो पूरे राज्य को, पूरे सरकार को दिशा निर्देश देते हैं, सरकार चला रही हैं। तो ऐसे में इतना सरिता जी स्वयं विधानसभा में रही हैं, और अगर आप इस तरीके का इतना हताशा वाला बयान देंगे कि अभी मुश्किल है और 20% ही, इसका मतलब आप महिला हितैषी नहीं है। मैं तो बड़ा कठोर सा आपके ऊपर इस तरीके का बात कहूंगा, क्योंकि आप अगर महिला होके और महिलाओं की वकालत ना करें, हम ये नहीं कह रहे कि महिला का आरक्षण कीजिए किसी सीट का, लेकिन आप महिलाओं में जो गुणवत्ता है, जो महिला लीड कर सकती है, जो महिला अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकती है और जो दिशा दे सकती है, जो समाज सुधार सकती है, और जिस महिला ने इस प्रदेश को अपने घर की रसोई से लेके और पूरे राज्य को दिलाने तक का काम किया, उसके लिए सरिता जी, आज आपकी बात से मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। और जी बिल्कुल नरेंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए, बिल्कुल नरेंद्र जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। देवभूमि की दंगल में आज महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से लंबा इतिहास हो जाने के बावजूद भी महिलाओं की भागीदारी राजनीति में देखी जाए तो एक तरह से नगण्य नजर आती है। आज 21वीं सदी में भी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगह पर जब महिलाओं की भागीदारी पर फोकस किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ से, इतनी रोड खराब है यहाँ पे, वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? वैसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है।
इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से कहाँ ये भैया यही गिर जाते। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं सब पर भारी महिला दावेदारी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता पवन तोमर हमारे साथ बने हैं, सरिता आर्य प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से बनी है कांग्रेस, इसके अलावा केरल रावत कार्यकारी जिला अध्यक्ष यूकेडी से हमारे साथ बनी, उमा ससोदिया प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सरिता जी, आपके पास मैं आऊंगी। अगला सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से प्रियंका गांधी की हम लगातार बार बार बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, इस बार वो चर्चा में जरूर बनी हुई हैं। वो बार बार ये कहती हुई नजर आती हैं कि पहली प्रधानमंत्री से लेकर पहली महिला गवर्नर, पहली महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस के द्वारा भारत की राजनीति में दी गई है। लेकिन उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो इंदिरा हृदय जैसी कद्दावर नेता होने के बावजूद भी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में 11 मुख्यमंत्री निकल जाते हैं कांग्रेस और भाजपा के मिलाकर, और नाम नहीं आता है। क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में लगातार महिलाओं की भागीदारी तो है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे तो बढ़ती हैं, लेकिन जब पद की बात आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि महिलाओं को, महिला प्रदेश हम लोग भी आधी आबादी का हमारा राज्य है, और इस उत्तराखंड में बनाने का हमारी महिलाओं का भी बहुत योगदान है। और जहां तक हमारे आज माननीय राजीव गांधी जी ने हम पंचायती राज में हमें 50% आरक्षण दिया, उसी में देखिए मुझे भी नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और फिर बाद में 12 में मैं विधायक बनी, और आज मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं 40%, जो मैडम ने हमें एक नारा दिया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कि हम 40% यूपी में लागू कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी हम लोग मांग कर रहे थे, 31 की मैंने पहले लिस्ट दी थी जी, 40% महिलाओं को टिकट की मांग को लेकर। बाद में मेरे से कहा गया कि जो पीसीसी की है उसकी लिस्ट हम देंगे आप, फिर मैंने 27 की लिस्ट दी थी जी, कि हमारी महिला कांग्रेस से। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी महिलाओं को टिकट मिले, और आज मैं ये चाहूंगी कि महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना जानती हैं, और महिलाएं सक्षम है। आप देखिए, वो घर भी चलाती हैं, वो राजनीति भी कर रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आज अव्वल हैं जी। तो राजनीति के क्षेत्र में भी हमारी महिलाएं अव्वल हैं। आप देखती होंगी कि उत्तराखंड की महिलाएं बहुत सक्षम है राजनीति में। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले। में से कितने लोगों को टिकट मिल पाएगा, क्या अंदाजा है? देखिए, मैं चाहूंगी कि हमारी 27 में से 18-19 महिलाओं को तो टिकट मिलना चाहिए, जिससे कि जो सक्षम है, हालांकि मेरी हर महिला सक्षम है। आप 27 की 27 पे 27 की 25 पे बात क्यों नहीं करना चाहती? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमारी 20 महिलाओं को, 25 महिलाओं को टिकट मिले जो सक्षम है, और महिलाओं की अपनी भागीदारी हर क्षेत्र में, अपने हर क्षेत्र में वो सक्षम है। जहां से वो विधानसभा टिकट मांग रही हैं, वहां वो हर सुख दुख में और धरातल में वहां लगी हुई है। मुझे लगता है सरिता जी, आपको 27 नहीं 40 का लिस्ट देनी चाहिए थी। 40 से गिरते गिरते आते तो कम से कम 25-30 तक तो आ ही जाते। आपको नाम बढ़ा देना चाहिए था, लिस्ट बढ़ा देनी चाहिए थी। पवन जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से सरिता जी का कहना है कि 31 की लिस्ट दी थी, 27 की लिस्ट दी थी, मैं आपसे बार बार पूछने की कोशिश कर रही थी, आपकी पार्टी में चर्चा की यदि बात की जाए तो कितने नामों पर चर्चा हो रही है? मैडम, मैंने पहले भी ये कहा है, दरअसल नारों से और
हमारी जो नीति है। पवन जी, संख्या का आंकड़ा नहीं होता है तो फिर आप अधिक से अधिक भागीदारी की बात कहते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, या तो आप संख्या बता दें या परसेंटेज बता दें। मैं वही कह रहा हूँ, हमारी जो मंशा है वो पहले भी परसेंटेज में टिकट देने में, चुनाव लड़ाने में महिलाओं को आगे रही है, उनको सम्मान करने में आगे रही है, और आगे भी सबसे ज्यादा टिकट अगर हम देंगे तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देने जा रही है। तो इसका मतलब मान ले कि 27 से ज्यादा टिकट देंगे। देखिए, जिस तरह से सरिता जी कह रही है कि उनकी पार्टी में कम से कम 20-25 तो मिल ही जाएंगे, तो मान ले कि आप 20-25 से ज्यादा ही देंगे। सरिता जी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है तो आप टीवी में सुन भी रही हैं, और क्या ये नारा दे रहे हैं, लेकिन नारों से महिलाओं का सम्मान नहीं होता। सम्मान यदि होता है तो हम आत्म इच्छा से सम्मान करना जानते हैं। जी पवन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नारों से सम्मान होता है जब आप उन्हें सीट दें, जब आप उन्हें पद दें, जब आप उन्हें आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा उत्तराखंड को बनाने में योगदान रहा है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी। ठीक है पवन जी, गोल गोल बातें कर रहे हैं आप, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं संख्या पूछ रही हूँ, आप संख्या पर जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, संख्या हम इन राजनीतिक दलों से हमने पहले भी ज्यादा दी है और अभी ज्यादा देंगे, और महिलाओं को हमने प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया है, उनकी चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देंगे तो इंतजार कर लेते हैं, लिस्ट आएगी तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि कितनी सीटें आपने दी हैं। उमा सिसोदिया जी, जिस तरह से सरिता जी का कहना है कि 31 और 27 लोगों का लिस्ट में नाम दिया है, आपने भी अभी तक कहा है कि 6 से 7 लोगों का आम आदमी पार्टी में टिकट की दावेदारी बिल्कुल पक्की है। आपसे भी मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि क्या इस भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, और क्या इसके लिए आप कोशिश करते हुए नजर आ रही है, आप या आपके सहयोगी जितनी भी पार्टी में हैं? की बात से सहमत हूँ, और मैं सरिता दीदी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो हम सब लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। अगर सरिता आर्य जी किसी बात को कहती है तो उमा सिसोदिया का फर्ज हो जाता है कि उस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दावे के साथ रखेगी। देखिए, कांग्रेस 40% की बात कर रही है, सरिता आर्य जी वहाँ महिलाओं को 40% सीट टिकट दिलाने के लिए लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी दायित्व हो जाता है कि मैं अपनी पार्टी में भी इस बारे में बात करूं कि महिलाओं को हमारे यहाँ भी जो टिकट का जो बंटवारे में जो स्थान है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। और आप यकीन माने, आम आदमी पार्टी में महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तो मैं अपनी पार्टी के आला कमान को भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पदों पर भी लेकर आया जाए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको टिकट भी दिए जाए। लेकिन जैसा कि अभी मेरी यूकेडी की बहन कह रही थी कि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, हम ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं 21वीं सदी की। सरिता दीदी भी इस बात को मेरे साथ हाँ में हाँ जरूर मैं समझती हूँ कि वो रखेंगी। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को चांद पर भेजने की बात करते हैं, हम हवाई जहाज उड़ाने की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में वो महिलाएं हमारे सामने निकल कर आ पाती हैं जिनके पति या पिता जो है वो राजनीति में नहीं है। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बूते पे राजनीति में, जिन्होंने घर परिवार, हस्बैंड, सास ससुर, बच्चे सबके साथ सामंजस्य बैलेंस बिठाते हुए पॉलिटिक्स में वो आगे निकली हैं। तो बहुत कम संख्या महिलाओं की है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं से अपील करती हूँ कि जिस तरीके से आप डॉक्टर, शिक्षक, बैंकर बनने का आप कैरियर देखते हैं, उसी तरीके से राजनीति में भी आइए, और राजनीति में भी महिलाएं जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगी, मैं कहती हूँ कि हमारे देश का भ्रष्टाचार उतना कम होगा। हमारे देश की जो तमाम जो समस्याएं हैं, जो कहीं ना कहीं पुरुष राजनीतिज्ञों की वजह से महिलाएं अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस करती हैं, जब हमारे ऑफिस में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में बैठी होंगी तो महिलाओं के लिए बहुत ईजी होगा। और कहीं ना कहीं ये दायित्व हम महिलाओं के ऊपर जरूर आ जाता है। सरिता दीदी के कंधों पर वो दायित्व कहीं ज्यादा है, किरण जी के कंधों पर दायित्व कहीं ज्यादा है कि हम अपने पार्टी में वो महिला फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर रखें कि जो दूसरी जो महिलाएं हैं, जो नई नई महिलाएं पार्टी में जुड़ती हैं, वो अपने आप को वहां पर बहुत इजी गोइंग महसूस करें। अदरवाइज हमारा समाज इस तरह का है कि देखिए, हम लोग अभी ठीक है, हम लोग 21वीं सदी में हैं, लेकिन अगर मैं अपने समाज की संरचना के बारे में बात करूं तो अभी भी कई बार ठीक कह रही है उमा जी, आपका बिल्कुल ठीक कहना है, लेकिन उसका एक उसका कारण बहुत बड़ा ये भी है कि जिस तरह की मारकाट और जिस तरह की राजनीति हम राजनीतिक पार्टियों के अंदर देखते हैं, जब जिस तरह एक घटनाक्रम हम चुनाव से पहले देखते हैं, ऐसे में जब तमाम पार्टियों में जो कद्दावर नेता हैं, जो 40-40 साल से एक पार्टी में रहते हैं, जब उनका ही अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ नजर आता है, तो महिलाएं किस तरह से राजनीति में आने का मन बनाएंगी? कहीं ना कहीं माहौल को, राजनीतिक माहौल को भी उस तरह का बनाने की जरूरत है कि महिलाओं को लगे कि उनके अनुरूप माहौल है और उस माहौल में जाकर वो सुरक्षित भी महसूस
करें, अपने हक के लिए लड़ें और साथ ही साथ दूसरी महिलाओं की बात भी करें। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी। नरेंद्र सेट्टी जी, जिस तरह से उमा जी का कहना है कि सामाजिक पृष्ठभूमि इस तरह की है कि कई बार महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो इसलिए भी सुनिश्चित नहीं हो पाती कि समाज के तमाम ऐसे बंधन हैं और ऐसे में कम लोग हैं जो अपनी घर की जिम्मेदारियां या तमाम जिम्मेदारियों के साथ राजनीति में भी भरपूर जिम्मेदारी निभा सकते। क्या आपको लगता है कि इसके लिए, जिस तरह से पद की बात कर रहे हैं, जिस तरह से पवन जी का कहना है कि अधिक से अधिक भागीदारी देंगे लेकिन सीटों पर हिस्सेदारी की बात नहीं करते, क्या आपको लगता है कि सीटों में हिस्सेदारी जब बढ़ाई जाएगी तो महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं प्रियंका जी। इस सीटों में किसी सीट को आरक्षित कर देने से महिला आरक्षण का जो मुद्दा है या समाधान जी नहीं हो नरेंद्र जी, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रही हूँ। किसी भी क्षेत्र से यदि महिला बेहतर काम कर रही है तो वहां पर जी देना चाहिए उसको टिकट। मेरा कहने का मतलब, जैसे 70 में से अगर आप 33% कहें या 40%, तो जैसे अभी सरिता जी ने असमर्थता जाहिर करी कि 40% नहीं हो पाता, तो उत्तराखंड की जैसी स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पे अगर 40 नहीं हो सकता तो 30% तो कम से कम भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। उसके पीछे मकसद ये है प्रियंका कि जो महिलाओं के अंदर जो काम करने का जज्बा है, जो प्लानिंग होती है, शायद वो दर्द और वो जो जमीनी दर्द होता है वो ज्यादा समझ पाती हैं, क्योंकि एक गृहिणी के नाते अगर वो अपना घर संभाल पाती हैं तो मुझे लगता है प्रदेश को भी जब उनके कंधों पर दायित्व पड़ेगा तो वो और बखूबी ढंग से उसको संभाल पाएंगी जी। और सबसे जो बड़ा इसका मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार से इस समय पूरा का पूरा प्रदेश जो जकड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि जब महिला प्रतिनिधित्व होगा, कोई महिला विधायक होगी, तो वो 1 नहीं 100 नहीं 1000 बार सोचेगी किसी भ्रष्टाचार को करने से पहले कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भी महिलाओं को इस भागीदारी में आगे आने चाहिए, क्योंकि ये ग्राम प्रधान वाला सिचुएशन नहीं है। ये आपको विधानसभा में अपना पक्ष रखना है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है और पूरी जनता को जवाब देना है। ये कोई ग्राम प्रधान की तरह प्रधान पति नहीं है कि वो उसका काम चला रहे हैं। यहाँ विधायक पति नहीं होंगे, यहाँ सदन में खुद महिला विधायक को जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलेगी, संवरेगी और एक अच्छा निखर के सामने आएगी। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, नरेंद्र जी बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। और ये ठीक कहना है आपका कि जहां जहां महिलाओं की भागीदारी होती भी है, हिस्सेदारी कहीं ना कहीं मिलती है। जिस तरह से प्रधान पति का आपने जिक्र किया है, प्रधान यदि महिला हो भी जाए तो कामकाज तो पति ही संभालते हैं। तो ये इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को यदि जिम्मेदारी दी जा रही है तो महिला ही उस जिम्मेदारी को निभाए। किरण रावत जी, इस सवाल के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से नरेंद्र जी का कहना है कि जहां जहां पे हिस्सेदारी है, कहीं ना कहीं ये पितृसत्तात्मक समाज की कुरीतियां जो हैं वो अभी भी चली आ रही हैं। कई जगह पर हम देखते हैं कि प्रधान महिला होती है लेकिन कामकाज उनके पति के द्वारा किया जाता है। इसी तरह राजनीति में भी देखा जाता है कि महिला यदि है तो कहीं ना कहीं प्रभाव उनके घर के पुरुषों का उन पर रहता है। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि महिलाओं की स्वतंत्र सोच के आधार पर उन्हें काम करना चाहिए और अपनी सोच के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि जब महिलाओं को अपनी सोच साथ आगे बढ़ना चाहिए। कि जैसे कि अभी प्रधानपति जो ये हमारा समाज में चले आ रहा है देखने में, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि महिलाएं एक घर अच्छे से चला सकती है, तो महिलाएं समाज भी बहुत अच्छे से चला सकती हैं। मैं अपनी ही बात करूं कि मैं अभी उत्तराखंड क्रांति दल में कार्यकारी जिला अध्यक्ष पद को संभाल रही हूँ और मैंने धर्मपुर विधानसभा से अभी विधायक के तौर पे आवेदन भी किए। तो फिर मैं ये पूर्ण समय आ गया है जब महिलाओं को जो है घर से निकलकर समाज में भी अपनी भागीदारी करनी होगी। क्योंकि आज अगर महिलाएं समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर जी बिल्कुल। उमा जी अगला सवाल मेरा आपसे है। आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो दिल्ली की राजनीति में यदि देखा जाए तो भारी संख्या में कई ऐसी युवा महिला कार्यकर्ता आगे आई थी, युवा महिला विधायक बनी थी। दिल्ली की पृष्ठभूमि भी भले अलग हो लेकिन दिल्ली से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी सीख जरूर ली जा सकती है। महिलाओं की आप जरूर बात कर रही थी कि घर की जिम्मेदारी निभाते हुए कम ही महिलाएं हैं जो राजनीति में सक्रिय होती हैं। लेकिन यदि युवाओं की हम बात करें, युवाओं को यदि कहीं ना कहीं राजनीति की ओर आकृष्ट किया जाए, उनका मन बनाया जाए तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है आने वाले समय में।
देखिए, मैं फिर इसमें थोड़ा सा ना समाज की तरफ जाना चाहूंगी कि पिछले 70 साल में जो राजनीति हमारे देश ने देखी है, धन बल और बाहुबल की राजनीति, उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अनफिट महसूस करती हैं। हमारे यहाँ नेता का मतलब होता है एक सफेद खद्दर धारी, उसने जैकेट पहनी होगी, वो एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी में होगा, 10-5 लड़के उसके पीछे होंगे, एक गनर उसने बंदूक लटकाई होगी एक लड़के ने साथ में, और वो इधर उधर लोगों को डांटते पीटते चल रहे होंगे, तो वो नेताजी होते हैं। इस तरह की छवि हमारे यहाँ बहुसंख्यक नेताओं ने बना दी है। आम आदमी पार्टी उस छवि को बदलने की सबसे पहले कोशिश कर रही है कि नहीं भाई, नेता ऐसे नहीं होते, डरो मत नेताओं को देख के। लेकिन सरिता जी, आप भी समझती है कि खासतौर पर अगर मैं अपने हिंदी बेल्ट की बात करूं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां से कि हमारे सबसे ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री निकलते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में सांसद और विधायक निकलते हैं, उस यूपी बेल्ट की तो यही हालत है कि अच्छे घर की महिला तो राजनीति में जाने के नाम से ही उसके पैर जो है वो पीछे हो जाते हैं, और ज्यादातर वही महिलाएं जिनके ऑलरेडी पति वहां पर बैठे हुए हैं, और वो महिला सीट हो गई तो महिलाओं को, अपनी बीवी को या बहन को वो लड़ा देते हैं, और लेकिन संभालना सारा कुछ पतियों नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज में भी बराबरी जब तक महिलाओं की हर क्षेत्र में लेकर नहीं आ पाएंगे, तो राजनीति में हम लोग चाहे कितना भी बोलते रहे और कितना भी हम लोग आरक्षण की बात करते रहे, हम राजनीति में भी सक्षम महिलाओं को आगे लाने में नाकाम रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है कि 50% आबादी, हमारे देश का इतना बड़ा वर्ग जो वोट डालने के लिए जाता है, जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, और जो तमाम सभी क्षेत्रों में आगे निकले हुए हैं, बिल्कुल ठीक कहना है आपका, बहुत अच्छी तरह से जाती है। जी सरिता आर्या जी, अगला सवाल मेरा सरिता आर्या जी, लंबा आपका कार्यकाल रहा है, लंबा अनुभव है आपका, क्या लगता है आपको कि महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीति में बढ़ाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें राजनीति की ओर आकृष्ट किया जा सकता है? राजनीति दलों से कहूंगी कि आप महिलाओं को कम मत हाँकिए, वो भी पुरुषों के बराबर राजनीति करती हैं। कभी कभी जब टिकट देने की बारी आती है, चाहे कोई भी दल हो, वो महिलाओं को पीछे कर देते हैं। जी। मैं हर दल की बात यही कर रही हूँ कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, क्रांति दल हो, कोई भी दल हो, वो महिलाओं को देखिए, राजनीति में तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन राजनीति में जब टिकट की दावेदारी होती है तो उस समय महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। जी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम है। वो घर चलाने की बात हो, देखिए शिक्षा हो, डॉक्टर हो, हमारी बेटियां क्या नहीं कर रही है, और हर हमारी सक्षम महिला राजनीति में आ रही है। उसका देखिए, वो घर में भी तालमेल बना के रखती है, वो बच्चों को भी संभाल रही है, पति को भी संभाल रही है, राजनीति भी देख रही है। तो राजनीति को भी वो इतने अच्छे तरीके से संभालती है, लेकिन ये हमें नहीं आंका जाता है। हमें उस समय ये देखा जाता है कि ये जीत रही है, नहीं जीत रही है। हारते पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं हारते हैं, लेकिन पूछा महिलाओं से ही जाता है, ऐसा क्यों? और दूसरा, एक भाई ने हमारा, वो बहन ने प्रश्न उठाया था कि प्रधान महिलाएं बनती है, पुरुष उसमें उनकी जगह पर काम करते हैं। जी, जगह पे काम करते हैं। ये हर जगह हो रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि इसमें हमारी महिलाओं को सक्षम नहीं मान के कभी उसके घर की परेशानी के तौर पे कह देते हैं पुरुष, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन मैं कहीं कहीं पे देखती हूँ कि मैं जब विधायक थी, एक सौड़ की महिला थी, बिल्कुल 5 पास भी नहीं होगी वो महिला, ओल्ड लेडी थी, वो प्रधान थी, लेकिन वो सदन में आती थी और अपनी बात को रखती थी, पहाड़ी में बोलती थी, चाहे जी इतनी अच्छी तरीके से बोलती थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये प्रधान हमारी इतनी अच्छी है, अपनी बातों को सक्षम रख रही है, और हर मीटिंग में आती थी। तो ऐसे महिलाओं को अपने अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, 50% आरक्षण हमें पंचायती राज में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया। आज हमारी महिलाएं इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रमुख है, क्षेत्र पंचायत है, प्रधान है, लेकिन महिलाएं अपने अधिकार के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। भैया ने बिल्कुल ठीक कहा कि विधायक सरिता जी, क्या आपको लगता है कि पार्टियों को भी यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए? यदि पार्टी को इस तरह की कोई सूचना मिलती है कि महिला प्रधान होते हुए काम पति के द्वारा किया जा रहा है, तो इस बात को बेहद सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सदन में ये होता है, वहाँ जब सदन चलता है जी, तो जब मीटिंग होती है, वहाँ पे कहा जाता है कि जो प्रधान पति है बाहर चले जाएं। जी, तो बाहर उनको कर दिया जाता है। आता वैसे प्रधान ही है वहाँ पर, कई प्रधान पति ही आ जाते हैं मीटिंगों में, लेकिन बाहर कर दिए जाते हैं। उस समय उनको भी ऑकवर्ड फील होता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा,
लेकिन बीबियां काम नहीं सीख पा रही हैं, क्योंकि प्रधान वो बना तो लेते हैं बीबियों को जी, वो सिर्फ एक साइन का मोहरा बना लेते हैं, लेकिन हमारी प्रधानों को आगे नहीं आने दिया जाता है। कहीं कहीं पे हमारे प्रधानों को महिलाओं को दबाया जाता है। ठीक है पवन जी, द्वारा। ठीक है पवन जी, अगला सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से तमाम महिलाओं के द्वारा इस बात को लेकर साफ तौर पर बोला जा रहा है कि प्रधानपति हो या इस तरह के तमाम अन्य उदाहरण हैं, महिला को जगह तो दी जाती है, महिला प्रधानी की बात हो या कई अन्य जगह पर अन्य पदों की बात हो, पद मिलता है लेकिन काम उनकी जगह पर उनके परिवार के पुरुष करते हुए नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और इस मामले में कहीं ना कहीं पुरुषों को, राजनीति में जो पुरुष है उनको भी आवाज उठानी चाहिए कि यदि महिला का पद है तो महिला ही आगे बढ़कर काम करे? जैसे सरिता जी कह रही थी, मेरा भी यही कहना है कि हमें महिलाओं को सत्यता देनी पड़ेगी। मान सम्मान के लिए हमें उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक बात घर परिवार की है, तो घर परिवार में भी हम सबको उनका साथ देना होगा। उनको थोड़ा हमें घर परिवार से फ्री करके समय देना चाहिए कि हम महिलाओं को राजनीति में अगर भेज रहे हैं या महिलाएं राजनीति में अग्रसर हो रही है, निर्णय लेने की उनमें क्षमता है। संख्या बल में कितने लोग भेजेंगे आप, कितनी महिलाओं को भेजेंगे आप? मैं वही, देखिए मैंने पहले ही कहा है, हमने त्रिपक्षीय चुनाव में आपको उदाहरण दे दिया, हमने 50% महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें से 52% महिलाएं जीत कर त्रिपक्षीय चुनाव में आई हैं जी। आपको मैंने कहा, हमने, हमारी मनसा बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी की मनसा इसलिए साफ है। अब देखिए, एक महिला दूसरे घर में जब जाती है, मतलब अपने पति के घर जाती है, तो वहां जाकर वो नई होती है, बिल्कुल उनके लिए सारा कुछ नया होता है। उसमें समाहित करने के लिए उनको लगता है मेरा तो यहाँ कुछ शायद है भी या नहीं भी है। इसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अग्रणी की भूमिका निभाई है, उनके पति की पैतृक संपत्ति में उनके बराबर की हिस्सेदारी की है, और मैं समझता हूँ ये अच्छा किया है, वो ये होना चाहिए, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारा भी हिस्सा है, हम भी इस घर के एक अंग है, और उनके मान सम्मान में भी जो है आगे की भूमिका हमने निभाई है। ठीक है पवन जी, उनका मान सम्मान उनको लगा दें। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। इस तरह के छोटे छोटे फैसले ही कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूत बनाते हैं। नरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये छोटे छोटे फैसले होते हैं, जिस तरह से पवन जी का कहना है कि महिलाओं को यदि भेजा जाता है, सबसे पहली बात तो यह है कि महिलाओं को भेजने की आवश्यकता नहीं है, महिला खुद अपने आप तय करे कि क्या वो राजनीति में जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, और यदि वो जाना चाहती है, जिस तरह से परिवार का पुरुष इस बात को लेकर तय करता है कि वो राजनीति में जाना चाहता है, विचार विमर्श जरूर होता होगा, लेकिन पूरा परिवार उनके साथ रहता है। यदि महिला का भी मन होता है, तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में अब हर किसी को सोच बदलने की जरूरत है? यदि किसी महिला का मन है तो पूरे परिवार को वहां पर उसका साथ देना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। प्रियंका, आपने अभी इस डिबेट में देखा जी कि इस डिबेट में आपको मिलाकर 4 महिलाएं शामिल हैं जी, और पवन जी और मेरे समेत 2 पुरुष हैं। तो आप ये देखिए कि महिलाओं के अंदर ही इस बात का एक पूरा जो जज्बा आना चाहिए कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ें। वो वाकपटुता में तो जरूर बोल रही हैं इस बात को लेकर कि हाँ, महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भागीदारी मिलने चाहिए, लेकिन जब धरातली तौर पर बात आती है तो थोड़ी सी दबी आवाज में कह जाते हैं उस बात को। मेरा ये कहना है प्रियंका कि इनको एक आप टूर ऐसा आयोजित करवाइए जो चाहे सरिता आर्या जी हो, उमा जी हो और किरण जी हो, ये यहाँ से महिलाओं को उनको लेकर जिनका उत्साह थोड़ा गिरा हुआ है, ममता बनर्जी के पास जाएं, उनके पास एक हफ्ता रह के आएं और पूछें कि महिलाएं किस तरीके से लीड कर सकती हैं। तो शायद ये वापस जब आएंगे तो इनके अंदर जज्बा भरा होगा। और आप पूछ के थक गए पवन जी से, पवन जी बता नहीं पाए इस बात को कि हम कितने लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं, कितने लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं। और आप जी पवन जी, नरेंद्र जी का बिल्कुल ठीक कहना है। आपको तो आज किसी महिला को भेजना चाहिए आज इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए। आप इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप महिलाओं के हक में बात कर रहे हैं, आपकी सोच की सराहना हम करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नरेंद्र जी नाम लेते हुए ममता बनर्जी से सीख लेनी चाहिए। ऐसी कई महिलाएं रही हैं, चाहे हम जयललिता की बात कर ले, मायावती की बात कर ले, लेकिन विषम परिस्थितियों में, बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपना नाम बनाया है। हमारी इंदिरा हृदय जी
इंदिरा हृदय जी पवन जी, क्या लगता है आपको कि जब तक ममता बनर्जी जैसी, जयललिता जैसी, जब तक इस तरह की मजबूत दृढ़ शक्ति लेकर महिला आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक आगे जगह नहीं दी जाएगी? मैं बीच में इसीलिए बोल रहा था, भाई साहब नरेंद्र जी बोल रहे थे। सरिता जी प्लीज, उन्होंने जो उदाहरण ममता बनर्जी का दिया, ये उदाहरण और भी बहुत है। अभी आप प्रदेश में ही देखोगे कि हमारे यहाँ पर कितनी महिलाएं, क्या वो खेल का क्षेत्र हो, क्या वो राजनीति का क्षेत्र हो, क्या वो सामाजिक क्षेत्र हो, बहुत आगे की भूमिका उन्होंने निभाई है। टिकट कितने लोगों को देंगे पवन जी? सीधी बात छोड़िए, बाकी छोड़िए सारी बात। पवन जी टिकट पे आप कितने लोगों को टिकट देने जा रहे हैं? टिकट की संख्या आज नहीं बताएंगे, मैं तो कई बार पूछ चुकी हूँ, मैं तो थक गई पूछ कर। नहीं, मैंने कहा है ना कि जितने इसका मतलब ये महिला विरोधी है। बैठी हूँ, हाँ कहीं पे बैठी हूँ, 5 मिनट में कर रही हूँ। जी पवन जी, समय बहुत कम है, अपनी बात पूरी करें जल्दी से। मैंने वही कहा है कि जितने राजनीतिक दल ये किसको की बात कर 30% देंगे, हम 40% देंगे। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी राजनीतिक दलों से ज्यादा संख्या में महिलाओं को आगे लाएंगे और उनको टिकट देकर के चुनाव में, इसमें विधानसभा। प्रियंका मेरा सिर्फ एक बात कहनी है। प्रियंका मुझे एक बात कहनी है, अगर आज पवन जी संख्या नहीं बताएंगे तो ये महिला विरोधी है। देखिए नरेंद्र जी, संख्या बताने ना बताने से महिला विरोधी नहीं हो जाते, उनका मान सम्मान हृदय पे होना चाहिए। जी आज पवन जी मीठी मीठी बातें ही करेंगे। पवन जी ठीक है, इंतजार हम कर लेते हैं, लिस्ट आएगी आपकी तो हम फिर से चर्चा कर लेंगे कितनी महिलाओं को आप टिकट दे रहे हैं। फिलहाल समय बहुत कम है, समय कम है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। सरिता जी बहुत धन्यवाद, उमा जी बहुत धन्यवाद आपका, किरण जी बहुत धन्यवाद, नरेंद्र जी आपका धन्यवाद और पवन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर। तमाम अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में इस तरह का कोई नारा कांग्रेस के द्वारा भी सामने नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि महिलाओं की भागीदारी की हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब सूची जारी होती है तो कितने प्रतिशत महिलाओं को हिस्सेदारी मिलती है, कितने प्रतिशत महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती है आगे बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने की। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से इतनी रोड खराब है, यहाँ पे वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? ऐसे रोज जाती हो? क्या करें मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। कहाँ ये भैया यही बता रखना चाहिए, कहाँ पे
गिर जाते लोग। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।